हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी, उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ में जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी को आज की इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये किस देश में है? ये है अमेरिका में है। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, तो आपको जवाब देना है कि ये अमेरिका में है। और अगर पूछा जाए कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भारत के विमानन सुरक्षा निरीक्षण को कौन सा दर्जा दिया गया है, तो इसको दर्जा दिया गया है पहले नंबर, यानी कि श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। तो 2 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? अमेरिका में है। और इसके द्वारा भारत के विमानन सुरक्षा निरीक्षण को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो श्रेणी फर्स्ट का दर्जा इसको दिया गया है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है टीसीजी अनादोलू से संबंधित। टीसीजी अनादोलू क्या है? ये जो है दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत है और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको तुर्की के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से करंट अफेयर्स से संबंधित आपसे 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न कि दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत कौन सा है? तो जवाब देना होगा टीसीजी अनादोलू है। और इसको किस देश ने लॉन्च किया, अगर ये पूछ दिया जाए तो बताना होगा कि ये तुर्की के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब तुर्की से संबंधित 5-6 पॉइंट लगभग याद रखने हैं। तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी है अंकारा। अनातोलिया का पठार कहाँ है? अनातोलिया का पठार तुर्की में है और इसी पठार को एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है वॉन गोलू झील। ये वॉन गोलू झील जो है विश्व में सबसे अधिक लवणता वाली झील है और ये कहाँ है? ये भी तुर्की में है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को ही कहा जाता है। तुर्की का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो कुस्तुनतुनिया था। सेकंड पॉइंट है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो है ये भारत के द्वारा किस देश में चलाया गया? ये भारत के द्वारा तुर्की में चलाया गया। तुर्की जो है ये कौन कौन से महाद्वीपों में स्थित है? ये एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो तुर्की से संबंधित ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फेमिना मिस इंडिया 2023 से संबंधित। सबसे पहले आपको यहाँ से याद रखना है कि जो फेमिना मिस इंडिया 2023 प्रतियोगिता हुई है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है मणिपुर के इम्फाल में किया गया है और इसका आयोजन पूर्वोत्तर भारत में पहली बार किया गया है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन मणिपुर के इम्फाल में किया गया है। और ये इसका कौन सा संस्करण था? तो ये इसका 59वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 59वां संस्करण है। और इसकी विजेता कौन बनी है? इसकी विजेता बनी है नंदिनी गुप्ता। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये कोटा राजस्थान की रहने वाली हैं। और दूसरे स्थान पर इसमें कौन रही हैं? दूसरे स्थान पर इसमें रही हैं श्रेया पूंजा। कौन रही हैं? श्रेया पूंजा। तो दोस्तों यहाँ से आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मणिपुर के इम्फाल में किया गया। संस्करण कौन सा था? संस्करण था इसका 59वां। और विजेता कौन बना है? विजेता बनी है नंदिनी गुप्ता। और सेकंड रैंक इसमें किसने हासिल की है? सेकंड रैंक इसमें श्रेया पूंजा ने हासिल की है। और अगर पूछा जाए कि फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता का संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध कोटा राजस्थान से है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि 2022 में इसका विजेता कौन था, तो 2022 में थी सिनी शेट्टी और ये कर्नाटक की रहने वाली थी। और 2023 में इसकी विजेता बनी है नंदिनी गुप्ता और ये कोटा राजस्थान की रहने वाली हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है? कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। मंत्रालय पूछेगा तो कौन से मंत्रालय के द्वारा? पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और इसकी थीम क्या है इस सम्मेलन की? तो इसकी थीम है CBG, यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस एंड विकास इसकी थीम है।
अगर पूछा जाए कि कंप्रेस्ड बायोगैस का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है, तो ये होती है मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो दोस्तों इसमें मेन पॉइंट आपको जो याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि जो कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन है कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कौन से वर्ष को रखा गया है, तो वर्ष 2070 को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? एलपीजी का मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। और सीएनजी का घटक क्या होता है? सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन। सीएनजी का मुख्य घटक पूछे तो मीथेन, या फिर सीबीजी का मुख्य घटक पूछे तो भी मीथेन बताना होगा। लेकिन एलपीजी का मुख्य घटक अगर पूछा जाएगा तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि कोप 28 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो कोप 28 का जो आयोजन है ये यूएई में किया जाएगा। 33वें नंबर के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 33वें नंबर के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। कोप 27 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? कोप 27 का जो आयोजन है ये मिस्र में किया जा चुका है। और कोप 28 का आयोजन यूएई में किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केनरा बैंक और एनपीसीआई के द्वारा एनपीसीआई भारत बिल पे ने किस देश में भारतीयों के लिए सीमा पार आवक बिल भुगतान सेवा शुरू की है। तो केनरा बैंक और एनपीसीआई भारत बिल पे ने किस देश में भारतीयों के लिए सीमा पार आवक बिल भुगतान सेवा शुरू की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ओमान में। ओमान की बात करेंगे तो ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी है मस्कट। अल नगाह एक्सरसाइज जो है कौन कौन से देशों के बीच होती है? ये भारत और ओमान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। अगर एनपीसीआई की बात करेंगे तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और यूपीआई को हैंडल करने का काम कौन करता है? यूपीआई को हैंडल करने का काम यही करता है, यानी कि एनपीसीआई करता है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है इसकी फुल फॉर्म? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में हुसैन सागर झील तेलंगाना में किया गया है। और यह प्रतिमा किस चीज़ की बनी हुई है? तो ये प्रतिमा जो है कांसे की बनी हुई है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है इसकी 125 फीट। और इसका खर्चा कितना आया है? खर्चा आया है इसमें 145 करोड़ रुपए। अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देश की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है कौन सी है, तो यही प्रतिमा है। यहाँ पर लिखा भी है कि ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है यह देश की सबसे ऊंची प्रतिमा है। लेकिन किसके बारे में पूछा जा रहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। वैसे अगर देखेंगे तो सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सबसे ऊंची जो स्टैचू है वह हो जाएगी स्टैचू ऑफ यूनिटी। लेकिन अगर पूछे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची स्टैचू कहाँ है, तो ये तेलंगाना में है। कितनी फीट इसकी ऊंचाई है? 125 फीट इसकी ऊंचाई है। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। अगर पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये लातूर महाराष्ट्र में है। और ये किसकी स्टैचू है? ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्टैचू है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर बात करेंगे कांसा की, तो कांसा जो है कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो ये कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, यानी कांसा जो है वह एक मिश्र धातु है। इसी प्रकार से पीतल भी एक मिश्र धातु है, और यह जो है कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। अगर पूछा जाए कि दलित बंधु योजना कहाँ पर शुरू की गई है, तो इसको तेलंगाना में शुरू किया गया है। किसके लिए? अगर कोई भी दलित व्यक्ति व्यवसाय शुरू करता है तो उसको कितने रुपए की व्यवस्था की जाएगी? उसके लिए 10,000 रुपये की व्यवस्था की जाएगी इस योजना के तहत। और ये योजना कहाँ शुरू की गई है? तेलंगाना में शुरू की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीआई टैग प्राप्त कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से है? जीआई टैग प्राप्त कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है तमिलनाडु से। यानी कि जो कम्बम अंगूर है ये कहाँ पर पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। अगर बात करेंगे कम्बम अंगूर की, तो इसको पूरे विश्व में किस नाम से जाना जाता है? मस्कट हैम्बर्ग के नाम से जाना जाता है। और ये पहली बार भारत में कहाँ से लाया गया था? पहली बार भारत में फ्रांस से लाया गया था। अगर जीआई टैग की बात करेंगे तो जीआई टैग का अधिनियम कौन से वर्ष का है?
1999 का है। और जीआई टैग अधिनियम कब लागू हुआ था? 2003 में लागू हुआ था। और अगर पूछा जाए कि पहला जीआई टैग कब दिया गया था, तो पहला जीआई टैग 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग लिखे हुए हैं, जैसे कि सुंदरजा आम का जीआई टैग कहाँ का है? सुंदरजा आम जो है इसको जीआई टैग दिया गया है और यह किस राज्य से संबंधित है? यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। मुरैना की गज्जक को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध भी मध्य प्रदेश से है। नागरी दुबाराजा चावल को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध तेलंगाना से है। बसहोली की पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है बिहार से। तो ये सभी जीआई टैग आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 से संबंधित। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया कजाकिस्तान राजधानी अस्थाना में। और अगर पूछा जाए कि इसमें पदक तालिका जो है उसमें भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान है इसमें 7वां। और भारत ने इसमें कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने इसमें कुल 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 है गोल्ड मेडल, 3 हैं सिल्वर मेडल और 10 हैं ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड मेडल किसने जीता है? गोल्ड मेडल जीता है अमन सहरावत ने। और सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो सिल्वर मेडल निशा दहिया, रूबिन और अंतिम पंघाल के द्वारा जीता गया है। अगर पूछा जाए पदक तालिका में पहला स्थान किसका है, तो पदक तालिका में पहला स्थान है कजाकिस्तान का। और कजाकिस्तान ने इसमें कितने पदक जीते हैं? कजाकिस्तान ने इसमें 20 पदक जीते हैं। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट हैं वो आपको क्या याद रखने हैं कि जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 है इसका आयोजन कहाँ किया गया? कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में किया गया। इसमें भारत का स्थान कौन सा है पदक तालिका में? तो भारत का स्थान है इसमें 7वां। और पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है इसमें कजाकिस्तान का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पशु महामारी की तैयारी पहल, एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ पहल। ये दोनों की दोनों जो पहल हैं इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसकी शुरुआत पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा की गई है। और शुरुआत अगर पूछा जाए कहाँ से की गई है, तो शुरुआत की गई है इसकी दिल्ली से। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है इसका पशुओं को महामारी से बचाना और पशुओं से जो रोग मनुष्य में होते हैं उनको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसको कहाँ से शुरू किया गया है? दिल्ली से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ से। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें जो प्रावधान किया गया है कि आदिवासी समुदाय जो है, आदिवासी समुदाय के प्रत्येक गांव को हर वर्ष कितने रुपए दिए जाएंगे? हर वर्ष 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, 2 किस्तों में 5-5 हज़ार रुपये, जिससे कि वे लोग जो हैं, आदिवासी लोग जो हैं, वह अपना उत्सव और त्यौहार खुशहाली तरीके से मना सकें। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है और इसका प्रावधान इसमें किया गया है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स जो है ये असम के गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों हमने 17 अप्रैल की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है। अब हम देखेंगे 18 अप्रैल की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो 18 अप्रैल की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से अपना पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा देश बना है? वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा देश बना है? जवाब हो जाएगा अमेरिका। भारत ने इसके साथ कितने रुपए का व्यापार किया है? तो 128.55 यानी कि 128.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार इसके साथ किया गया है। अगर पूछा जाए सेकंड स्थान पर कौन सा देश है? सेकंड स्थान पर इसमें चाइना है। और तीसरे स्थान पर इसमें कौन है? तीसरे स्थान पर इसमें यूएई है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है वित्त वर्ष 2022-23 में? जवाब हो जाएगा अमेरिका है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए हाल ही में किसके साथ में समझौता किया है? तो भारत के द्वारा क्या किया जा रहा है? अफगानिस्तान को मदद करने के लिए 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा जा रहा है। और भारत ने इसके लिए किसके साथ में समझौता किया है? भारत ने इसके लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ में समझौता किया है, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसके साथ में भारत ने समझौता किया है। अगर हम बात करेंगे
देखेंगे चाबहार बंदरगाह की। चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है WHO से संबंधित। WHO का मतलब क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जिनेवा में है। WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका रोम इटली में है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अब यहाँ से कुछ मेन पॉइंट हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ से पूछा जाता है कि रोम जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोम जो है यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और अगर पूछा जाए कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है ये कहाँ पर किया जाएगा? लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? नेपाल में किया जाएगा। और नदी कौन सी है? अरुण नदी। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है नेपाल में अरुण नदी पर किया जाएगा। और इसका निर्माण कौन करेगा? इसका निर्माण जो है सतलुज जल विद्युत निगम के सहयोग से किया जाएगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी क्षमता होगी 669 मेगावाट यानी कि 669 मेगावाट। और इसको मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? मंजूरी जो है पुष्प कुमार दहल प्रचंड के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है। अगर पूछा जाए कि काला पानी और लिपू लेख विवाद जो है कौन कौन से देशों के मध्य है, तो ये भारत और नेपाल के मध्य है। पंचेश्वर बांध परियोजना के लिए जो एग्रीमेंट है कौन कौन से देशों के बीच हुआ है, तो भारत और नेपाल के बीच हुआ है। और पंचेश्वर बांध परियोजना किस पर निर्मित होगी? महाकाली नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट है मिताली एक्सप्रेस कौन कौन से देशों के बीच चलती है? बंधन एक्सप्रेस कौन कौन से देशों के बीच चलती है? और मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत कौन कौन से देशों के बीच में की गई है? तो उत्तर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो जवाब देना है हरियाणा में। और इसको किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो इंडियन ऑयल और लांजा जेट इंक जो कि USA की कंपनी है, इन दोनों के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य इसका क्या है? इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें चौथा स्थान है। कितने देशों में? 45 देशों की सूची में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान स्वीडन का है और तीसरा स्थान जर्मनी का है। अगर संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष की स्थापना पूछेगा तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत ने वर्ष 2022-23 भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने मूल्य का निर्यात किया है? तो भारत ने जो है 770 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है। और 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है निर्यात में? तो 13.84% निर्यात इस बार बढ़ गया है। और पिछली बार कितना था 2021-22 में? 2021-22 में था 676 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और इस बार कितना है? इस बार 770 अमेरिकी बिलियन डॉलर है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि वर्ष 2022-23 में आयात कितने मूल्य का किया गया है, तो आयात किया गया है 892 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। उसी प्रकार से अगर पूछ दिया जाए कि भारत ने सर्वाधिक एक्सपोर्ट किस देश के साथ में किया है, तो सर्वाधिक एक्सपोर्ट किया है सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ में और दूसरे नंबर पर UAE के साथ में। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि भारत ने सर्वाधिक इंपोर्ट कौन से देश के साथ में किया है, तो पहले नंबर पर चाइना के साथ में और दूसरे नंबर पर UAE के साथ में। UAE दोनों में क्या है? दूसरे नंबर पर है। लेकिन एक्सपोर्ट में पहले नंबर पर अमेरिका है और इंपोर्ट में पहले नंबर पर चाइना है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 17 अप्रैल को। इस बार इसकी थीम क्या है? इस बार इसकी थीम है एक्सेस फॉर ऑल। पहली बार कब मनाया गया था? 1989 में मनाया गया था। और यह दिवस किसकी जयंती पर मनाते हैं? फ्रैंक श्रावेल की जयंती पर मनाया जाता है।
अगर हम बात करेंगे हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया कैसा रोग है? यह एक आनुवांशिक रोग है और इसमें क्या होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर एक बार चोट लग गई और खून निकलना स्टार्ट हो गया तो वो लगातार बहता ही रहेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और इसी रोग को क्या कहा जाता है? इसी रोग को शाही रोग भी कहा जाता है। और हीमोफीलिया को जो प्रतीक रंग है कौन सा है? रेड, यानी कि लाल। और एड्स का प्रतीक रंग कौन सा है? एड्स का प्रतीक रंग है पिंक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं वी पट्टाभी राम। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें जो है 1947 के बाद में जो 11 बैंक घोटाले हुए हैं उनकी चर्चा इस पुस्तक में की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन सा खिलाड़ी है? तो ये है कागिसो रबाडा। ये कहाँ का खिलाड़ी है? साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी है। और इसने 100 विकेट कितने मैचों में लिए हैं? 64 मैचों में लिए हैं। और इसने अपना 100वां विकेट किसका लिया है? इसने जो है अपना 100वां विकेट रिद्धिमान शाह के खिलाफ लिया है। आईपीएल 2023 की बात करेंगे तो कौन सा संस्करण है? ये 16वां संस्करण है। और आईपीएल 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है? सैम करन है, जो कि इंग्लैंड का खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत हुई उत्तरा बावोकर का संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह एक एक्ट्रेस थी, यानी कि इनका संबंध अभिनय क्षेत्र से था। लास्ट क्वेश्चन है कि IHMCL ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टाइगर रिजर्व के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।